सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम अ गुड डे टू एक्सटेंडेड के जो रिमेनिंग 2 एपिसोड हैं जिन्हें कि यार मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो उन 2 रिमेनिंग एपिसोड को स्टार्ट में कवर किया है। तो जिन लोगों ने अब तक वो एपिसोड देख लिया है तो यार यहाँ से तुम डायरेक्टली 22 मिनट के वीडियो को स्किप करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वहीं से तुम्हें लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहीं से कंटिन्यू करे। और हाँ, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है और मैं खुद इसे अपनी वॉइस में कवर करना चाहती थी, और इसीलिए मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रही हूँ। चलो फिर अब इसे शुरू करते हैं। सो गाइस, अब तक की कहानी में हुआ ये, जहाँ ज़ोइंग यहाँ पे उस नीता रिवर से बचते बचाते एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वार्डन वे और जो माउंटेन गॉड है वो दोनों आ जाते हैं। अब तीनों मिलकर कोऑपरेट करते हैं एंड फाइनली सुबह होते तक ये जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे उस कुएं के अंदर जो मिस्टीरियस सा कॉफिन था उसके अंदर से एंड में पता ये चलता है कि एक मिस्टीरियस और काफी खूबसूरत सी एक फेरी की बॉडी ट्रैप थी जो कि अब आजाद हो चुकी है, और साथ ही वो कॉफिन के साथ उड़ के चली जाती है। लेकिन ज़ोइंग और इसकी आंखें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो फर्स्ट लव एट साइट यहाँ पे हो जाता है। और बस उसके जाते साथ ही यहाँ पे माउंटेन गॉड और अपना जो ज़ोइंग है इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें ज़ोइंग ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच चुका था। लेकिन द मोमेंट जैसे ही उस माउंटेन गॉड जो कि एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जैसे उसे रियलाइज होता है ना कि कोई यहाँ पे आ रहा है तो वो उल्टे पैर भाग जाता है। और बस यही से हमारे आज के ब्रेक डाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम ज़ोइंग को देख पाते हैं जिसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, बिल्कुल हाथ पैर टूट चुके थे। तभी उसे कुछ फील होता है और वो सीधा जाकर अपने स्टिक के जरिए से वार्डन वे की जो बॉडी पड़ी हुई थी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसे वो लग पाता, वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा गॉड स्लेइंग ज़ोइंग, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम इवन की जो यहाँ के माउंटेन गॉड्स और जो बाकी के अपर गॉड्स हैं उन तक को भी स्ले कर पाओ। पर अब जबकि तुम और वो जो वुल्फ था जो कि एक दूसरे से जंगली कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, अब तुम दोनों ही बहुत बुरी तरीके से इंजोर्ड हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे हरा पाओगे। यहाँ पे ज़ोइंग ये बात अच्छे से जानता है कि वो फिलहाल के लिए वार्डन वे का कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे दिंगकुआन आ जाता है, राधा साथ ही वार्डन वे को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम मेरे कॉमरेड्स हो और भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हाँ, लेकिन वार्डन वे उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें याद है यही बहुत है। अब तभी वो अपना मास्क पहनते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे ज़ोइंग समझ आता है कि भाई इससे निपट पाना वो भी 2 बंदों को एक साथ मुश्किल होगा। तभी उसे न्यू की कही बात याद आती है कि जो सिंगल न्यू आर्ट है ना उसका यूज करके तुम ज़ोउ क्लैन को नहीं निपटा सकते। पर ज़ोइंग को एक आइडिया आता है, और यहाँ पे जो बुक उससे मिली थी, जो मैनुअल बुक मिली थी ना यहाँ पे दिंगकुआन से, तो यहाँ पे उस सीक्रेट को वो रिवील कर देता है और बताने लगता है कि वैसे वो मड पिल रेडिएंट वेस्टेज कल्टीवेशन मेथड बहुत ही कमाल की थी जो मुझे तुम्हारी बुक से मिली है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही भाई वार्डन वही कहने लगता है कि क्या आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिली, ये तो हमारे ज़ोउ क्लैन का सीक्रेट। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी यहाँ पे जो दिंगकुआन है पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ये बात अगर बाहर गई तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे वो उसे मार के ना उसके विटालिटी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो एक जायंट से पेड़ में कन्वर्ट हो चुका था। और तभी वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और अब मैं बहुत ही अच्छे से जिंदगी जीऊंगा। और ज़ोइंग, अब तो तुम्हारी ब्लेजिंग यंग पावर भी कभी भी मुझे हरा नहीं सकती, ना ही इसके ओवरकम कर सकती है। ब्रदर वे, मुझे माफ कर देना। द मोमेंट इसने मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया, मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले कि मैंने सीक्रेटली उस टेक्निक को चुराया है, क्योंकि अगर ज़ोउ क्लैन को पता चल गया तो वो मेरे एंटायर क्लैन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। मेरी बीवी और जो मेरे बच्चे हैं मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद वो क्रीपी सी स्माइल के साथ और लुक के साथ कहने लगता है कि हाँ, मैंने नहीं मारा आपको तो इस ज़ोइंग ने मारा है और जिसका बदला मैं लेके रहूंगा। तभी यहाँ पे यान कुई यानी कि अपना न्यू बाहर आता है, कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद कर। अब यान कुई को देखकर दिंगकुआन कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, उस वक्त तूने मुझे पॉइजन किया था, आज मैं इसका बदला लेके रहूंगा। जिस पे यहाँ पे अपना न्यू उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है कि मैं तुझे अगर एक बार डस सकता हूँ तो बार बार कर सकता हूँ। अब यहाँ मेन जब ये दोनों फाइट कर रहे थे, यहाँ पे जो ज़ोइंग था ना वो उस मैनुअल को ओपन करके आखिर इसके आर्ट को तोड़ा कैसे जाए इसका पता लगाने के लिए बैठ चुका था। तभी यहाँ पे जो न्यू है वो यहाँ पे अपने एक डिमोनिक आर्ट का यूज करता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे अपनी टेल को लगातार स्पिन कराते हुए सीधा वो जो जायंट सा पेड़ था ना उसके सेंटर में जाके रोटेट कराना शुरू कर देता है। अब तभी यहाँ पे ज़ोइंग सेम चीज ज़ोइंग उस मैनुअल में रीड करता है कि जो मड पिल है उसके सेंटर में फोकस करना है, जहाँ पे की फॉर्म होती है डेंटेनियन में, वहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। मीनवाइल यहाँ पे जो दिंगकुआन है वो न्यू की मार मार के हालत बिगाड़ देता है, लिटरली यहाँ से वहाँ उसे पटक के मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ फाइनली ज़ोइंग को पता चल चुका है कि आखिर इस टेक्निक को ब्रेक कैसे किया जाए, और वो यहाँ पर आगे आते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हारी ये जो न्यू आर्ट्स और ये जो हार्डली बॉडी है ना इसको ब्रेक करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से फ्लॉज है। एक बार मैंने सही स्पॉट को ढूंढ लिया ना फिर इसे ब्रेक करना तो बिल्कुल पीस ऑफ केक बन जाएगा। अब ये सुनते साथ ही यहाँ पे जो दिंगकुआन है वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास आधे दिन के लिए मेरी मैनुअल क्या आ गई, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने न्यू आर्ट्स को मास्टर कर लिया। जिस पे वो कहने लगता है कि मैंने 40 से ज्यादा जो डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड है इनको पढ़ा है, स्टडी किया है, तो तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड न्यू आर्ट है ना और इसकी ये जो मड पिल कल्टीवेशन टेक्निक है ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सुनकर यहाँ पे दिंगकुआन कहने लगता है कि तुम्हारे वो जो सो कॉल्ड डेमोनिक आर्ट है ना, डेमोनिक कल्टीवेशन, वो तो बस की गया
बिल्डिंग स्टेज तक ही लिमिटेड है, लेकिन नो आर्ट्स इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये कहते साथ ही वो वुडन से एक जाइंट सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ोइंग हवा में जंप करते साथ ही बिल्कुल उसके फोरहेड पर टच करता है और वहाँ एग्जैक्ट एक सेम जगह पर जैसे अपनी सारी एनर्जी को उतारता है ना, तो भाई इमीडिएटली वो चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखते साथ ही इवन के यहाँ पे दिंगोन के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे दिंगोन कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे नो आर्ट्स के ब्रेक थ्रू देख पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो लगातार उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़ोइंग है ना वो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते इसका गुस्सा और 7वें आसमान में चढ़ता है। तभी यहाँ पे वो उसके करीब जाकर उसके सारे के सारे वो जो एग्जैक्ट कोर पॉइंट्स थे उन पर हमला करते हुए लास्ट स्ट्राइक उसके फोरहेड पे करता है, जिसके चलते उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती और उसका मास्क क्रैक कर जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। अब तभी उसकी बॉडी सीधा जमीन पे जा गिरती है और तभी ज़ोइंग उसके करीब आकर फोरहेड पे पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था कि इसे ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, और बस एक स्ट्राइक और उसका खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पे ज़ोइंग अच्छे से जानता है कि ये जो मड पिल सीक्रेट रोव है ना, ये कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं वहीं पे छिपा होता है। बस मेरे लिए इसे प्रोटेक्ट करना इजी था, लेकिन चाहे जो हो तुम्हें यहाँ पे वार्डन भाई को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर वो इससे ये सारी बातें कर रहा था, तभी यहाँ पे न्यू आ जाता है, यानी कि युआन के, और आते साथ ही कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुम एक कॉप से बातें क्यों कर रहे हो और उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है। अब तभी वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में ज़ोइंग उससे पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर ये किनियान केव कितनी दूर है। जिस पे वो कहने लगता है कि बस 100 ली और दूर है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। और एक बार मैं पहुंच गया ना, मैं वादा करता हूँ मैं इतनी ट्रेनिंग करूंगा कि एक बार डायरेक्टली सीधा डीमन किंग बन के ही बाहर निकलूंगा। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं तभी यहाँ पे उसे माउंटेन गॉड वुल्फ नजर आता है और वो कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की ओर मत जाना, और हाँ, जाने से पहले अच्छे से शावर ले लेना, क्योंकि जो ब्लड तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है ना, उसकी सेंट से माउंटेन गॉड बहुत इजीली तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे रॉकी माउंटेन गॉड को ऐसे खुद के लिए इतना केयर करता हुआ देखकर वो सवाल करता है कि एक बात बताइए, आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मुझे जाने क्यों दे रहे हो। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी भी बची हुई है, लेकिन जो तुम्हारा डिमोनिक नेचर है ना, उसे टेम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि कभी मैं ये कहते साथ ही वो चुप हो जाता है, गहरी सांस लेता और कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि आगे चलकर तुम क्या बनते हो, और तभी वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़ोइंग भी उसे कहने लगता है कि अच्छे से सुन लो, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उसका कोई जवाब नहीं देता। अब तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पूरे रास्ते पर ज़ोइंग बस यही कह रहा था कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ जो कि शू जियापिंग में रहता है। मेरे माँ बाप हैं जो कि इंसान है, मेरे सिबलिंग्स भी है जो इंसान है, मेरे फादर का नाम शू आन है, मेरी मदर का नाम तियान रुइजुन है, इंसान और मैं इंसानों वाला खाना खाता हूँ। यहाँ पे न्यू इसकी सारी बातें ना बड़ी आड़ी नजरों से सुन रहा था, देख रहा था और कहने लगता है यार अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम वाकई में एक ह्यूमन हो तो एक बात बताओ, तुमने डीमन रेस की ये जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है इन्हें मास्टर कैसे किया। यहाँ पे इसकी बोलती बंद हो जाती है और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इवन की ये जो मड पिल रेडियन वेस्टेज टेक्निक है ना, जो कि न्यू आर्ट है, मैं इसे तक को भी कर सकता हूँ अगर मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूँ तो। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है, बस मुझे मौका चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक ड्रैगन ट्रैकिंग नहीं किया, इसी के चलते जो मड पिल का सीक्रेट रोव है मैं उसे ओपन नहीं कर सकता फिलहाल। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ फिर तो तुम यही साबित होता है ना कि इंसान नहीं हो। लेकिन चलते चलते ये लोग माउंटेन जियान के पास पहुंच जाते हैं, जो कि इनके रास्ते में पड़ने वाली एक लोकेशन है। लेकिन यहाँ पे इन्हें तभी वही बेल नजर आता है जैसे कि इन्होंने उस कुएं के पास देखा था। और यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि आखिर ये बेल यहाँ पे आई तो आई कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि माउंटेन जियान के बीच का जो गैप है उसे असल में इस बेल ने कम्प्लीटली स्मैश कर दिया और हमारे लिए रास्ता बना दिया। अब तभी यहाँ पे ज़ोइंग कहने लगता है कि पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये इंजर्ड हो। अब ये कहना ही था कि तभी वो उसे चेक करने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे न्यू उसे रोकता है और कहने लगता है कि ज़ोइंग ऐसा मत करो, कुछ भी मत करो, अभी तक तो तुमने ज़ू फैमिली का वंश भी आगे नहीं बढ़ाया, अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश भी खत्म हो जाएगा। अब ज़ोइंग उसकी बातें सुनकर मन में कहने लगता है कि सीरियसली ऐसे सिचुएशन में तुम्हें इतना भद्दा मजाक करना है। अब ज़ोइंग की नजर ना एक पाम प्रिंट पे जाती है जो कि इस बेल के ऊपर बना हुआ था और कहने लगता है कि कितना डेलिकेट पाम प्रिंट है, ऐसा लगता है कि वो जो प्रिटी फेस वाली फीमेल घोस्ट थी ये उसी के हाथ के निशान है। यहाँ पे तभी ज़ोइंग उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे न्यू की तो भाई धड़कनें बिल्कुल पीक पे थी। तभी यहाँ पे जैसे ही उसे टच करता है कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल था। और न्यू उससे कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसे छू ही लिया। जिस पे ज़ोइंग कहने लगता है कि लास्ट नाइट वो जो नीदर रिवर थी, वो जो हेल रिवर थी जिससे हमें किसी ने बचाया था, तो वो था ये बेल, और अब ये इंजर्ड है, तो भला मैं इससे क्यों डरूं, और हमें तो इसे कंफर्ट फील कराना चाहिए। आफ्टर ऑल हम इसके वजह से ही जिंदा है। सच में अगर मेरा कोई पेट होता ना तो मैं ऐसे ही उसके ऊपर अपना हाथ फेरता। अब यहाँ पे ये सुनकर न्यू कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे भी इसके पास जाना चाहिए। बट सडनली यहाँ पे वो बेल नीचे जमीन पे जा गिरता है, जो देखकर न्यू इमीडिएटली ज़ोइंग से कहने लगता है कि मेरे भाई वहां से भागो वरना मारे जाओगे। अब जैसे ही वो भागता है ना, ये बेल भी उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर ज़ोइंग कहने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरा पीछा कर रहा हो। यहाँ पे वो बार बार कोशिश करता है और बार बार ये बेल उसे फॉलो करती रहती है, जो देखकर यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया, अब जबकि ये सबसे ज्यादा इंजर्ड सिचुएशन में था और तुमने आगे से कंफर्ट फील कराया, तो अब इस बेचारे को तुम्हारे अंदर अपनापन दिख रहा है। देख लो मैंने तो मना
मना ही किया था कि भाई रोड साइड चीजों को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अब तो यहाँ पे बेचारा ज़ोइंग रोने लगता है और कहने लगता है कि यार मेरे पीछे माउंटेन गॉड समेत न जाने कौन कौन पड़ा है, और यहाँ मेरे पीछे एक चलता फिरता ढोल जैसी चीज घूम रही है जिसकी आवाज से हर कोई मेरा पता लगा लेगा, और अब लगता है कि शायद मैं आधा दिन भी सर्वाइव न कर पाऊँ। तभी वो वापस इससे दौड़कर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़ोइंग जाता है वहाँ ये जो बेल था वो इमीडिएटली पहुंच जाता है। बेचारा यहाँ पे रोता रहता है कि यार मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन यहाँ पे वो बेल तो बिल्कुल उसकी पूंछ बनकर उसके साथ यहाँ वहाँ चारों तरफ उसे फॉलो करती रहती है। अब तभी यहाँ पर ऐसे भागते भागते ज़ोइंग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर इसे एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन दिखाई देता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये असल में उसी हेल रिवर से आया होगा। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वो जो बेल था जैसे ही वो स्केलेटन को देखता है ना, वो यहाँ पे आगे नहीं आ पाता क्योंकि उसे इससे डर लगता है। लेकिन तभी उस स्केलेटन के ऊपर एक स्क्रप्चर लगा हुआ था जिसे देखकर न्यू पहचान लेता है, कहने लगता है कि जरा इसे देखो। अब यहाँ न्यू यानी कि यान कोई की बात सुनते साथ ही जो अपना ज़ोइंग है वो कहने लगता है कि ये तो बहुत पुराना लग रहा है, जिस पर वो बताता है कि हाँ हजारों सालों पुराना, न जाने कौन ही होगा आज के जमाने में जो कि इसे पढ़ सकता है। बट सडनली जैसे ही ज़ोइंग उसे गौर से देखता है वो उसे पढ़ पाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर यान कोई कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आकर तुम बोल क्या रहे हो, मैं एक लड़का हूँ ठीक है, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। जिसपे वो कहने लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं बोला, ये तो स्क्रिप्चर पे लिखा हुआ है। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ जैसे कि मैं पागल हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं मान लूंगा कि तुम 10,000 साल पुरानी स्क्रिप्चर को रीड कर सकते हो, कभी नहीं। अब कुछ परिंदे ना यहाँ से उड़ रहे थे कि तभी यहाँ पर जो टेंटिकल्स थे स्केलेटन के ऊपर वो उसे पकड़ते साथ ही उनके ब्लड को पी जाते हैं, जिसके चलते ये जाग जाता है और ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं। और तभी वो क्रिएचर कहने लगता है कि एजलेस इमॉर्टल्स। यहाँ पे जिसके बाद जो ज़ोइंग को ये दौड़ाता है ना बंदा, भाई उसे अपनी नानी याद आ जाती है। यहाँ पे जहाँ जहाँ वो जाता है उसके मुंह से वो काफी सारे ऐसे लावा जैसा अटैक करता है जो कि जमीन के कांटेक्ट में आते साथ ही वही टेंटिकल वाले क्रिएचर बन जाते हैं। अब तभी एक अटैक सीधा हमारे न्यू को भी लग चुका था, जिसके चलते वो गिर जाता है और वो कहने लगता है कि यार मैं खुद एक डीमन हूँ तो तुम मुझे इमॉर्टल क्यों समझ रहे हो, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ। अब तभी वो यहाँ पे जो ज़ोइंग है उसको आवाज देता है। अब न्यू की हालत बिगड़ता देखकर वो सीधा जाकर न्यू को उठा लेता है। अब यहाँ तभी ये जो बड़ा सा क्रिएचर था ये अपने पंजे से इनके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे ज़ोइंग खुद को तो बचा नहीं पाता, लेकिन न्यू को यहाँ से थ्रो करके यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। अब न्यू को लग रहा था कि ज़ोइंग की हालत खराब हो चुकी है, बट द मोमेंट जैसे ही वो अपनी नजरें फेरता है ना, अचानक से इस मॉन्स्टर का हाथ और इसकी पूरी बॉडी क्रैक करते हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बेल आ चुका था और उसने ज़ोइंग की जान बचा ली थी। अब यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बार बार तुम्हें एजलेस इमॉर्टल क्यों कह रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम एक एजलेस इमॉर्टल हो तो फिर तो भाई मैं एक प्रीमॉर्टल युआन सर्पेंट हुआ ना। जिसपे ज़ोइंग कहने लगता है कि खैर ये सब छोड़ो, हमें ऐसे निकलना होगा। अब तभी यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि पर मैं सच बताऊं, हमें ना इस बेल को अपने साथ रख लेना चाहिए। जिसपे ज़ोइंग उससे कहने लगता है कि हाँ चाहता तो मैं हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा है तो रखूंगा। लेकिन सडनली हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बेल ने अपने साइज को छोटा सा कर लिया था और वो सीधा ज़ोइंग की बॉडी में चला जाता है। इस दौरान ज़ोइंग कह भी रहा था कि यार काश हम इसको ना किसी तरीके से बस थोड़ा सा छोटा कर पाते। अब तभी यहाँ पे ये नजारा देखकर न्यू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। जैसे ये लोग पलटते हैं तो यहाँ बेल को ना पाकर ना न्यू से ज़ोइंग सवाल करता है कि आखिर ये गया कहाँ। इससे पहले कि न्यू कुछ बता पाता है यहाँ पे अचानक से बेल अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसके चलते वो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। अब तभी यहाँ पे जैसे ही ज़ोइंग थोड़ा सा हिलता है ना, उसे अपने कानों में जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है। तभी यहाँ पे ज़ोइंग कहने लगता है कि यार मुझे अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही है और मेरी जो की एंड ब्लड पावर है ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हो, जैसे कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी हो। अब तभी धीरे धीरे ज़ोइंग का चेहरा सिकुड़ने लगता है, जो देखकर न्यू काफी ज्यादा डर चुका था। अब सडनली उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि यंग मैन, क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है, जिसे कि सेल्फ विजन कहा जाता है। असल में तुम्हारी जो की एनर्जी है वो बिल्कुल की गैदरिंग के पीक तक पहुंच चुकी है और अब तुम अटक चुके हो, तुम्हें ब्रेक थ्रू करना चाहिए। लेकिन अब जबकि तुम्हें इनर विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसी के चलते तो तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो और ना ही कल्टीवेशन में आगे बढ़ पा रहे हो। इनर विजुअलाइजेशन मतलब अपने अंदर झांकना और जो इथेरल वॉइड है उसे ओपन करना। यहाँ पे ये सारी बातें वो बेल उसे बता रहा था। वो आगे बताने लगता है कि तुम्हें अपने 5 की को रिफाइन और हार्मोनाइज करना होगा अपनी प्रीमॉर्टल की में, जिसके बाद ही तुम उन सील्स को तोड़ पाओगे जो कि बॉडी के मिस्टिक गेट्स पे लगाए गए हैं और तब जाकर तुम कहीं गोल्डन कोर रियलम पे पहुंच पाओगे। यहाँ पे ये जो गोल्डन कोर है ना, ये असल में नुओ मास्टर के कल्टीवेशन के इक्वल है। अब यहाँ पे नुओ मास्टर का सुनते साथ ही वो बंदा भड़क जाता है और बेल से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें की कल्टीवेटर्स की बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे नुओ मास्टर का लगा के बैठे हो, ये है कौन। तभी उससे कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी कॉन्शियसनेस से तुम्हें जोड़ना सिखाता हूँ। जिसके बाद वो उसे गाइड करते हुए ना एक एक करके हर एक चीज बताने लगता है। ज़ोइंग भी यहाँ पे आगे बन करके बैठ जाता है, साथ ही वो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइन सेंस में भी रिफाइन करना सिखाता है कि जिसके जरिए से वो कल्टीवेशन के एक एडवांस लेवल पे पहुंच पाए। और वो बताने लगता है कि वैसे तो इस काम में काफी दिन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे काफी जल्दी कर लोगे, पर फिर भी अगर दिक्कत आए तो मुझे बुला लेना। अब तभी यहाँ पे जैसे ये कहते हुए वो गायब होने लगता है। सडनली यहाँ पे भाई उसने अपने इथेरियल वॉइड को ओपन कर लिया था, जो देखकर इवन की ये
जो बेल था वो खुद भी हैरान हो जाता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें युआन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जो कि वन ऑफ द 8 ग्रेट क्लैन में से एक है। तभी यहाँ पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम युआन वेई यांग है, जो कि असल में युआन क्लैन की डायरेक्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। और यहाँ पे उसका अंकल श्याओ, जो कि असल में एक वेटरन सर्वेंट है युआन क्लैन का, वो यहाँ पर उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि मिस, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहे हैं, ना कि आपकी शादी के लिए, तो आप ऐसे बन ठन के नहीं जा सकती। जिसपे वो बार बार कपड़े चेंज करती है और फाइनली एक लड़के के गेटअप में आ जाती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन गाइज यहाँ पे जो युआन क्लैन है ना, इनके पास काफी कम डिसेंडेंट रहे हैं, जिसके चलते जब से वो पैदा हुई है आउटसाइड क्लैन के मेंबर्स को यही बताया गया है कि वो एक लड़का है, ताकि कोई भी इनके क्लैन को डिसेंडेंट लेस ना समझे। अब तभी यहाँ पे ये लोग निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ुइंग बार बार कभी दुबला हो रहा था, कभी मोटा हो रहा था। उसके रिएक्शन को देखकर भाई जो अपना न्यू है वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुका था कि हो क्या रहा है इसके साथ, क्योंकि वो अपनी 5 एनर्जी को प्रीमोइडल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इसी के चलते ये सारी चीजें उसकी बॉडी में देखने को मिल रही थी। यहाँ पे उसके टैलेंट को देखकर इवन की वो जो बेल, जिसके अंदर की एक ओल्ड मैन की स्पिरिट थी, वो खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता यार, कितना जीनियस लड़का है। अगर इसे ऐसी ट्रेनिंग मिलती रही ना प्रॉपर वे में, तो ये तो बहुत जल्द एक मास्टर को भी पीछे छोड़ दे। पर तभी उसे ख्याल आता है यार, मुझे खुद को जल्द से जल्द हील करना होगा, तो इसके लिए मैं इसकी ब्लड एंड की का यूज करूंगा, तभी तो जाके मैं आगे चल के इसे ट्रेन कर पाऊंगा। अब धीरे धीरे करके जैसे ही वो सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है ना, अपना ज़ुइंग वापस से एकदम दुबला पतला मरियल सा बन जाता है। अब तभी बेचारा न्यू कहने लगता है कि नहीं, मैं मेरे भाई के साथ ये कुछ नहीं होने दे सकता, ज़ुइंग मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। बट सडनली जैसे ही वो डिस्टर्ब करने जाता है, तभी वो यहाँ उसी बेल की आवाज सुनता है, जिसके चलते भाई उसकी रूह कांप जाती है और वो वहीं पे रुक जाता है। कहने लगता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ी बहुत ही तो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है, जिंदा रह लोगे, मरोगे थोड़ी। अब तभी 3 दिन बाद जिनशेंग विलेज के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दाई गुआनलैंग का जो फैंटम डाइडी है इसी जिनशेंग विलेज का, जो कि एक डाइडी कम एक रूस्टर ज्यादा लग रहा था, वो यहाँ पे अपने लोगों को डांटने लगता है कि तुम लोगों से निकम्मों से एक काम तक नहीं होता है। इस दौरान यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड यांग भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर मुर्गा खाते हुए कहने लगता है कि उससे बड़े निकम्मे तो तुम हो। इस विलेज के लिए मैंने आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक कोई ढंग की ऑफरिंग तक नहीं मिली, और ये क्रिमिनल को पकड़ने का जो ऑर्डर दिया वो भी काम तुमसे नहीं हुआ। तभी यहाँ पर सभी लोग उससे डर चुके थे। अब यहाँ पे एक लड़की के ऊपर उसकी नजर जाती है और वो कहने लगता है, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। अब तभी यहाँ पे विलेज का जो लॉर्ड था वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि असल में हमने इसे आपके लिए प्रिपेयर किया है, ताकि एज अ ऑफरिंग के तौर पर हम आपको पेश कर सके। अब यहाँ पे जैसे ये देखता है ना वो जो विलेज डाइटी था, वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब तभी यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड था वो कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे माउंटेन लॉर्ड दाई कुछ भी नहीं कह पाता और कहने लगता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन में यहाँ पे वो उस बुढ़े को देखकर कहने लगता है कि तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। अब तभी यहाँ पे वो उस लड़की को खाने के लिए कुछ देता और कहने लगता है कि वैसे तो ये काफी ज्यादा स्किनी है, लेकिन अगर ठीक से इसकी खुराक दी जाए ना तो ये अच्छी भली सेहतमंद बन जाएगी, और जिसके बाद इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। अब दूर से ज़ुइंग और न्यू ये सारा नजारा देख रहे थे, और जैसे ही माहौल बिगड़ता है ना, न्यू समझ आता है कि अगर मैं जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेके नहीं गया तो ये फाइट में इन्वॉल्व होगा। तो वो कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द माउंटेन की तरफ जाना होगा, चलो यहाँ से निकलते हैं। अब ज़ुइंग उसकी बात सुन के चला जाता है, लेकिन कान में उस लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है, जब वो बंदा उसे तड़पा तड़पा के खाने के लिए उसे प्रिपेयर कर रहा था। और सडनली जैसे ही वो सेलेस्टियल लॉर्ड कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही आराम से खाऊंगा, तभी यहाँ पे ज़ुइंग रुक जाता है और यहाँ पे न्यू से कहने लगता है कि माफ करना ब्रदर यान कोई, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। अब तभी यहाँ पे वो जो सेलेस्टियल लॉर्ड था वो कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों को खाने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। और जैसे ही वो उसकी आंख पे हमला करने चाहता है ना, यहाँ पे ज़ुइंग को याद आ जाता है कि कैसे उसकी दोस्त के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था उसी विलेज में जहाँ पर वो बरसों से रहता था। अब तभी यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वहीं रुक जाओ। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे न्यू और जो ज़ुइंग है दोनों मैदान में उतर चुके थे, और उन्हें सुनते साथ ही सेलेस्टियल लॉर्ड भी उनकी ओर देखने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा जरा देखो तो कौन आया है, गॉड स्लेयर ज़ुइंग। वहीं दूसरी तरफ फीमेल घोस्ट भी जैसे ज़ुइंग का नाम सुनती है ना, तो यहाँ पे वो भी रुक जाती है, जो कि यहाँ पे कुछ तो कर रही थी। अब यहाँ पे तभी वो सेलेस्टियल कहने लगता है कि वैसे पता है तुम्हारी तलाश में ज्यादातर जो डाइटीज है ना वो लोग नॉर्थ वेस्ट की ओर गए हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम अपोजिट करोगे, इसलिए मैं यही रुकिया। और देखो मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगा है ना। तभी यहाँ पे जैसे ही वो रूस्टर आगे आता है ना ज़ुइंग के रोकने के लिए, भाई एक लात मार के इसकी गर्दन उड़ा देता है, जिसके चलते चारों तरफ पैनिक का माहौल हो जाता है। सभी लोग डर के मारे भाग रहे थे और कहने लगते इसने तो हमारे एक डाइटी को मार दिया, अब क्या करें। तभी यहाँ पे जो न्यू था, जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में था, वो कहने लगता है कि क्या एक मामूली से डाइटी में क्या रखा है, इसने तो दिंग कुआन जुडिशियल ऑफिसर ऑफ लिंगलिंग उस तक को भी निपटा दिया। हाँ क्या नाम था उस मोटे का, हाँ वार्डन वेई, उस तक को भी इसने ढो डाला। तभी यहाँ पे वो डराने के लिए ना और भी बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है, जिसके चलते सेलेस्टियल लॉर्ड कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि तुम्हारे अंदर दम तो है, चलो अब देखते हैं कि कितना दम है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो न्यू को मार के लिटा देता है। अब तभी ज़ुइंग से कहने लगता है कि देखो ज़ुइंग, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ मेरे सामने झुक जाओ और शायद मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दूंगा, चलो झुक जाओ चुपचाप। जिस पे ज़ुइंग कहने लगता है कि जियांग विलेज का जो लॉर्ड फैंटम था ना, जब मैंने उसको मारने से पहले उसने भी मुझसे एग्जैक्टली यही कहा था, और तब मैंने एक कसम खा ली थी, खुद से वादा किया कि आज के बाद मैं किसी गॉड के सामने नहीं झुकूंगा। ये कहते हुए वो रूस्टर के हेड को एक जोरदार किक मार के इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो सेलेस्टियल
उससे डॉज कर जाता है। जिसके बाद ज़ोइंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि जो भी मुझे कहेगा ना अपने सामने झुकने के लिए तो उसे मेरे हाथों मरना होगा। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ोइंग ये अपनी बबल ब्लेसिंग्स का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है और एक जोरदार हिट से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। अब ये देखते साथ ही सेलेस्टियल भी कहने लगता है कि इम्प्रेसिव, तुम तो कमाल के हो यार। मैं मान गया कि तुमने बाकी सबको मारा होगा, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम मेरे इक्वल हो सको। अब ये कहते हुए वो यहाँ पर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के जरिए से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्स का शेप ले लेती है। अब यहाँ पे न्यू उसे आगाह करता है। ज़ोइंग हर एक स्वॉर्ड अटैक से डॉज करता है। इस दौरान न्यू बताने लगता है कि तुम एक फैंटम डाइटी को हरा सकते हो, लेकिन एक सेलेस्टियल लॉर्ड बहुत ज्यादा है, ये फैंटम डाइटी से भी दुगनी स्ट्रेंथ पे होते हैं, तुम्हें नहीं पता ये कितने ज्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पे जैसे जैसे वो उसकी कमजोरियां बताने लगता है, यहाँ पे उस डाइटी को ना बड़ा गुस्सा आता है और वो मार के उसे लिटा देता है। तभी यहाँ पे ज़ोइंग उसकी तरफ जैसे ही देखता है, तभी न्यू चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे पास एक मौका है, इसने अभी तक अपनी गोल्डन बॉडी को फॉर्म नहीं किया है, तो इसे मेरे लिए मार दो, मार दो। ये सुनकर यहाँ पे वो बंदा भी काफी जोर जोर से हंसने लगता है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। अब तभी यहाँ पर ज़ोइंग की तरफ काफी सारे स्वॉर्ड से हमला हो जाता है। वो हर एक से डॉज करता रहता है, पर तभी जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड सीधा जमीन को फाड़ते हुए निकलती है, लेकिन ज़ोइंग भी घुमा के एक जोरदार फिस्ट सीधा उसके ऊपर लैंड करता है, जिसके चलते उसका अटैक यानी कि जो स्पेल था वो पूरी तरीके से नलिफाई हो चुका था। यहाँ पे ये बंदा हैरान और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ज़ोइंग दूर लैंड करते हुए कहता है कि अच्छा तो बस तुम्हें इतना ही दम है। तभी वो कहने लगता है कि मैं मान गया कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो वापस से मल्टीपल फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। ज़ोइंग इन सब से डॉज करते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि ये वापस से मुझ पे हमला कर पाए। यहाँ पे तभी हम उस लेडी को देख पाते हैं जिसे कि एज ऑफरिंग के तौर पे पेश किया गया था। जब वो देखते हैं कि ज़ोइंग उसके लिए इस हद तक फाइट कर रहा था, तो वो खाना पीना सब छोड़ के बस रोने लगती है। अब तभी यहाँ पे ज़ोइंग की तरफ एक बहुत बड़े से ड्रैगन मैनिफेस्टेशन के जरिए से उसके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन ज़ोइंग उसके सिर पे लैंड करते हुए पीछे की ओर जाने लगता है और तब तक वो अपने यहाँ एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट के 5th लेवल वाले फॉर्म को रेडी कर चुका था और चला के सीधा मारता है, जिसके चलते यहाँ पे एक गवर्नर टाइप का बन जाता है और सारे अटैक से उसे लगते साथ ही नलिफाई हो जाते हैं। जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और जिसके बीच से ज़ोइंग निकलते साथ ही सीधा यहाँ पर इस डाइटी की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि सेलेस्टियल लॉर्ड की तरफ। और यहाँ जैसे ही वो ज़ोइंग को देखता है तो वो भी अपनी फ्लाइंग शॉट को चला के मारता है और गाइस ज़ोइंग उसे देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी जान तो मैं लेके रहूंगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्राइक थी उससे तो यहाँ पे जैसे तैसे ज़ोइंग बच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा स्ट्राइक सीधा उसकी तरफ बढ़ चुका था। अब ये स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके हाथ के आर पार हो जाता है, लेकिन ज़ोइंग भी तब तक अपना मुक्का सीधा उसके मुंह पे रख देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी काफी दूर जा गिरती है। और तभी ज़ोइंग उस स्वॉर्ड को रोकना चाहता था, लेकिन वो इतनी ज्यादा शार्प थी कि सीधा उसके हाथ के आर पार होते हुए उसके कंधे से जा लगती है। यहाँ पे ज़ोइंग की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अपने मुक्के को देखकर कहने लगता है कि शायद ये इनफ होगा उसे मारने के लिए। पर तब तक सामने से उस बंदे की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि बिल्कुल अगर मेरी बॉडी फ्लैश और ब्लड के साथ बनी होती ना इंसानों की तरह, तो शायद मैं मारा जाता। पर ज़ोइंग तुम्हें समझना चाहिए कि मैं एक फैंटम डाइटी हूँ यार, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब तभी हम देख पाते हैं कि इसका हाथ जो कि उस ब्लो में उड़ चुका था वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और वो हंसते हुए कहने लगता है कि ज़ोइंग तुम्हारे मार्शल आर्ट्स मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। यहाँ पर ज़ोइंग समझ चुका था कि अकेले मैं इस बंदे को निपटा नहीं सकता। उसकी नजर तभी न्यू पे जाती है, जिसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी और वो समझ चुका है कि इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना इसके अटैक के चपेट में न्यू भी आ सकता है। और ज़ोइंग करता भी बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ वो उसे यहाँ से काफी दूर ले जाता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे वो फैंटम डाइटी उसके ऊपर क्रिसेंट बो नाम के एक टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और जिसके बाद एक एक करके ऐसे ही ग्लूम क्लेवर नाम के अलग अलग टेक्निक से भी हमला करता है, लेकिन ज़ोइंग सभी से डॉज कर पाता है। पर ये फैंटम डाइटी जो कि बार बार खुद को रीजनरेट कर सकता है, तो उसके लिए कोई भी इंजरीज मैटर ही नहीं करती। अब यहाँ पे तभी वो ज़ोइंग को मार के इंजर्ड कर देता है, जिसके चलते न्यू उसे आवाज देता है और कहने लगता है कि मेरे भाई मैं आ रहा हूँ। लेकिन इस वक्त वो खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। वहीं दूसरी तरफ ज़ोइंग और वो जो डाइटी था ना, यहाँ पे वही उनके बीच एक्सट्रीम बैटल होती है जो कि काफी एक्सट्रीम लेवल की थी, जहाँ पे अब ज़ोइंग इसके ऊपर ना भारी पड़ना शुरू हो जाता है। जहाँ सबसे पहले वो उसके मुंह पे एक मुक्का रख देता है और फिर सामने वाली पेट से सटा करना उसके पेट पे दे मुक्का इतना मारता है कि मार मार के इसकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक जोर की लात मार के यहाँ से उड़ा देता है। जैसे ही वो उसके ऊपर स्ट्राइक करने जाता है, तभी यहाँ पर अपनी जो चेन ब्लेड है उसका यूज करते हुए अब वो फैंटम डाइटी फाइट बैक के लिए आ जाता है और कहने लगता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से ओवर पावर कर सकते हो, और अब जबकि तुम रेसिस्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे चलते यहाँ पर हर एक बंदा मारा जाएगा। ये कहते साथ ही वो ज़ोइंग के ऊपर काफी सारे हमले करता है, लेकिन ज़ोइंग ना उसकी इस चेन ब्लेड को अपने पैर से जकड़कर इसे अपने पास खींचता रख देता है सीधा एक मुक्का इसके चेहरे पे। अब इससे पहले कि वो काफी दूर जा गिरता, वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, उसे पटक पटक के मार के ना एक जोर की लात रख देता है इसके पेट पर, जिसके बाद वापस इसे उड़ा देता है। और अब ज़ोइंग जैसे ही वापस इसके ऊपर हमला करने जाता है ना, ये डाइटी इतना ज्यादा डर चुका था कि यहाँ पर अब ये ह्यूमंस का शील्ड के तौर पे यूज करता है और सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही एक इंसान को देखता है ना
ज़ुइंग उसे देखते साथ ही वो उसे कैच कर लेता है, पर तभी उसकी आंखों को देखकर वो समझ आता है कि ये इंसान अब जिंदा नहीं है। और तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते ज़ुइंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, खून की वो उल्टियां कर रहा था। और तभी यहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथों में कुछ फ्रूट्स थे और वो बस ज़ुइंग को देखे जा रही थी। अब तभी यहाँ पे ज़ुइंग चिल्लाते हुए इस बंदे से कहने लगता है कि आखिर तुम खुद को गॉड कैसे कह सकते हो, कैसे समझ सकते हो जब तुम इंसानों को कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हारी नजर में तो वो लोग यूजलेस और वर्थलेस है ना। अब तभी यहाँ पे वो खुशी के साथ चिल्लाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और अब जबकि तुम्हें लोगों को बचाने का इतना शौक है तो चलो देखते हैं मैं इन्हें तेजी के साथ मार पाता हूँ या फिर तुम इन्हें बचा पाते हो। अब तभी यहाँ पे ये कहते साथ ही वो सीधा सबसे पहले सामने वो जो लेडी थी ना, यानी कि वो जो लड़की थी, उसके ऊपर हमला कर देता है। ज़ुइंग सीधा जाता है और कहने लगता है कि नहीं, और सीधा वो अटैक वो अपने पीठ पे ले लेता है जिसके चलते उस लड़की की जान बच जाती है। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि हमने सुना है कि आगे चलकर इसे फैंटम डाइटी को एज एन ऑफरिंग के तौर पे पेश किया जाएगा क्योंकि ये एक नंबर की मनहूस है, इसको तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर वही सारे ताने सुनकर ना वो रोज डिप्रेशन में चली जाती थी, पर आज जाके उसे रियलाइज हो रहा है कि लोग जो कि उसे मनहूस समझा करते थे उसके लिए कोई है जो कि अपनी जान तक दांव पे लगा सकता है। यहाँ पे तभी ज़ुइंग के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक हो चुके थे लेकिन ज़ुइंग फिर भी हिलता नहीं। तभी यहाँ पे वो जो फैंटम डाइटी था वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात को मुझे ना इस काम में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ह्यूमंस के इमोशंस हमेशा उसकी कमजोरी बनते रहे और मैं देख भी पा रहा हूँ। अब ये कहते साथ ही वो एक स्वॉर्ड ट्राइडेंट का यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि मल्टीपल स्वॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही ज़ुइंग के ऊपर टूट पड़ती है। यहाँ पे न्यू उसका नाम लेते हुए चिल्लाता है कि मेरे भाई हट जाओ वहाँ से, लेकिन ज़ुइंग वहाँ से टस से मस नहीं होता और जिसके चलते वो सारे अटैक सीधा उसे लगते जा रहे थे। और यहाँ पे वो लड़की जब ये देखती है ना कि कैसे वो उसकी तरफ बिल्कुल जैसे ढाल बन के खड़ा है, एक भी अटैक उस तक पहुंचने नहीं देता, उससे पहले खुद पे ले लेता है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब तभी यहाँ पे वो फैंटम डाइटी ज़ुइंग की बॉडी को उठा के दूसरी ओर पटक देता है। यहाँ पे ज़ुइंग उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन इतना ज्यादा इंजर्ड होने के चलते वो उठ नहीं पाता। अब सडनली उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो जो गोल्डन बेल था ना, वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ यार, किसने इतनी बुरी हालत कर दी। अब तभी ज़ुइंग उससे हेल्प मांगता है, कहने लगता है कि प्लीज सीनियर मेरी मदद कीजिए। जिस पे वो कहने लगता है कि मैं डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपनी उस डेविल की को सीधा प्रीमॉर्टल की में ट्रांसफॉर्म करो, रिफाइन करते हुए एक डेविलिश से बॉडी को फॉर्म करते हो ना, तो शायद इससे बात बन सकती है। तुम शायद ये जो हमारे सामने सो कॉल्ड डाइटी है ना, इसको बस एक सिंगल स्ट्राइक से ही मिटा सकते हो, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। अब ज़ुइंग समझ नहीं पा रहा था कि ये किसकी बात कर रहा है। तभी वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी करंट की कंडीशन है ना, उसके हिसाब से तुम ज्यादा देर के लिए बार बार इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे नियो अपना अलग ही जद्दोजहद में लगा हुआ था क्योंकि बेचारे को ना चारों तरफ से स्वॉर्ड से हमला करके पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया गया था। अब वो यहाँ से निकल नहीं पाता। तभी यहाँ पे ज़ुइंग की तरफ वो डाइटी फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखता है, जो देखते साथ ही अचानक से उस लड़की के अंदर हिम्मत आती है और वो सीधा जाकर उसके आगे शील्ड बन के खड़ी हो जाती है, जो देखकर न्यू खुद भी हैरान हो चुका था कि आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। और तभी यहाँ पे वो फैंटम डाइटी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ये कहता साथ ही ना वो उसके ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन सडनली इससे पहले कि वो अटैक उससे टकरा पाता है, एक इम्पैक्ट रिलीज होता है जो कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ ज़ुइंग की बॉडी से ना काफी अमाउंट में डेमोनिक ऑरा जैसे बाहर आने लगती है और तभी यहाँ न्यू भी ये देख के हैरान था, उसकी बॉडी फ्लोट हो रही थी हवा में। और तभी ज़ुइंग कहने लगता है कि तुम गलत हो, क्योंकि मॉडल्स के लिए ह्यूमन फीलिंग सिर्फ उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मॉडल्स के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उनका अल्टीमेट रीजन भी यही है, उनकी फीलिंग्स। इसी के साथ ज़ुइंग यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाता है और तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी हवा में फ्लोट हो रही थी, उसके पीछे एक जायंट सा फैंटम नजर आता है और यहाँ उसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। उसके हेयर्स यहाँ पे किसी फ्लेम राइट की तरह ग्लो कर रहे थे और तभी यहाँ पे वो फैंटम डाइटी कहने लगता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये कहते साथ ही वो एक जायंट से स्वॉर्ड अटैक के जरिए से सीधा उसकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन ज़ुइंग जिसके पीछे एलिफेंट वुल्फिस्ट का एक जायंट सा फैंटम बन चुका था, वो यहाँ पे सीधा अपना हाथ ऊपर उठाता है, जिसके चलते वो फैंटम उसे कॉपी करता है और एक सिंगल मतलब एक उंगली से भाई वो उसके स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे हेवन के लॉस को ब्रेक होता हुआ देख करना उस डाइटी के भी होश उड़ जाते क्योंकि उसे लगा था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हेवन के अंडर में जो भी चीज है उनके ऊपर सुपीरियर है, लेकिन नहीं। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सीधा ज़ुकिंग अपने मुक्के को टाइट करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ चलता है और एक जोरदार फिस्ट वो उसके मुंह पे रख देता है। और ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक वाला था कि यहाँ भाई उसकी बॉडी मतलब सेकंड्स में काफी दूर उड़ते हुए एक बहुत बड़े माउंटेन को बीच से डिस्ट्रॉय करते हुए एक जायंट से पेड़ से जा टकराती है। और यहाँ ये नजारा देखकर उस लड़की समेत न्यू दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब तभी यहाँ पे हमें उसी फेरी घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से उड़ते हुए जा रही थी। वो कहने लगती है कि लगता है कि तुमने अभी तक अपने अंदर की इंसानियत को खोया नहीं है और शायद तुम्हारे लिए अच्छा भी है। अब तभी ये कहते साथ ही वो डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन ज़ुइंग जो कि वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और यहाँ अभी भी वो उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में उसने उस फिस्ट अटैक को लैंड किया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इम्पैक्ट
इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली ये जो फैंटम डाइटी है ना, इसकी ऊपर की बॉडी तो उस ब्लो में उड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे इसके दोनों पैर अभी भी वहीं मौजूद थे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जिस दिन से मैंने पहले फैंटम डाइटी को निपटाया था ना, और जितना ब्रूटल उसे होता हुआ मैंने देखा है, उस दिन के बाद से आज तक मेरी नजरों में तुम्हारे जैसे फैंटम डाइटीज और जो गली के आवारा कुत्ते हैं, मुझे दोनों में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। अब यहाँ आसपास के जो विलेजर्स थे, जब वो लोग ज़ुइंग को जाता हुआ देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी यहाँ पे सीधा न्यू के पास दौड़ते हुए ज़ुइंग जाता है और उसे देखते साथ ही न्यू कहने लगता है कि मुझे पता था मेरे भाई कि ये टाइडी वाइटी ना तुम्हारे मैच के ही नहीं है। अब तभी यहाँ उसकी हालत और बिगड़ जाती है। ज़ुइंग उसके पास पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, और जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे ना मेरी बॉडी को ऐसे धूप में लटका देना, सूख जाएगी, जिसके बाद साल भर के टैक्स पे करने के लिए तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेस आ जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो याद आया, अगर तुम टैक्सेस भरने के लिए गवर्नर ऑफिस जाओगे तो वहाँ तो तुम पकड़े जाओगे। जिस पर ज़ुइंग उसकी चोट को चेक करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कर, तुम नहीं मरने वाले, क्योंकि मैं एक स्नेक हंटर हूँ और मुझे पता है कि उन्हें ट्रीट भी कैसे किया जाता है। वैसे भी हुआंग तियानपू टाउन हमसे बस थोड़ी दूर पर ही मौजूद है, वहाँ पर हम जाकर तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन को पिक करेंगे। अरे हाँ, तुम तो ऐसी कंडीशन में हिल ही नहीं सकते, ठीक है फिर मैं ही चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। ये सुनकर न्यू रोने लगता है और कहने लगता है कि जिस विलेज में तुम जा रहे हो ना, जिस टाउन जा रहे हो, वहाँ का डाइटी यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक है, तुम उसका सामना कभी नहीं कर सकते, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो। ये सुनकर ना यहाँ पे ज़ुइंग स्माइल करता है, कहने लगता है कि अरे मैं तो बताना भूल ही गया, जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो मुझे खबर मिली लोगों से कि असल में यहाँ का जो डाइटी है ना, उसे तो प्रमोशन मिल गई है और वो ये जगह छोड़ के जा चुका है, और तब से लेकर अब तक गॉड ने उसके रिप्लेसमेंट के लिए किसी को भेजा ही नहीं। पर हाँ, तुम सही कह रहे हो यार, तुम तो एक स्नेक हो, मुझे तुम्हें क्यों बचाना चाहिए, शायद मुझे तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चले जाना चाहिए। ये कहते हुए वो जाने लगता है, जो सुनकर न्यू उससे कहने लगता है कि अरे क्या कर रहे हो यार, मैं मजाक कर रहा था, एटलीस्ट तुम मुझे बचाने का ट्राई तो कर सकते हो यार, सर ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या चाहता है। उस पर ज़ुइंग कहने लगता है कि चुपचाप यहीं रेस्ट करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अब तभी वो सीधा उस लेडी के पास जाते हुए उसे एक कमाल का स्पिरिट स्टोन देता है, कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखो, उसे टाइम टू टाइम पानी देती रहना, और हाँ प्लीज उसे मरने मत देना, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और हाँ उसके ज्यादा करीब मत जाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहरीला है। जिस पे वो स्माइल करती है और ज़ुइंग भी यहाँ से चला जाता है। अब तभी हमें यहाँ हुआंग तियानपू टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुइंग काफी अमाउंट में मेडिसिनल हर्ब्स को बाय कर रहा था, जो देखकर वो बंदा कहने लगता है कि एक बात बताओ सर, क्या आप यहाँ पे किसी बड़े से हाथी को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि इतने अमाउंट में इतने मेडिसिन की जरूरत तो तभी पड़ती है। अब तभी यहाँ पे ज़ुइंग कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या आपके पास इतना नहीं है, जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं है, बस उन सबको अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब ज़ुइंग मान जाता है कि तभी यहाँ पे शहर में काफी ज्यादा चहलकदमी हो रही थी, जैसे कि किसी फेस्टिवल का सीजन हो। अब यहाँ फेस्टिवल का नजारा देख कर ना ज़ुइंग काफी ज्यादा सरप्राइज था। तभी यहाँ पे वो शॉपकीपर बताने लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो डाइटी की खाली पोजीशन थी, यहाँ पर उस जगह पर एक नया डाइटी जो आ रहा है, इसी के चलते लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेयर इवेंट भी देखने को मिल रहा है। अब ज़ुइंग उस फेस्टिवल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इससे हुआंग तियानपू टाउन का जो काउंसलर हुआंग है, उसका एक जॉइंट सा स्टैचू जिसे की कैरी करके ले जाया जा रहा था, सभी लोग उसे देख रहे थे। इस दौरान हम यहाँ पर उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि लड़के के ड्रेस में यहाँ से गुजर रही थी, बट सडनली जैसे उसके पास से अपना मेन कैरेक्टर यानी कि ज़ुइंग जैसे गुजरता है ना, तो उसकी जो की एनर्जी है उसको फील करते साथ ही वो कहने लगती है कि इसकी कितनी ज्यादा प्योर एनर्जी है। तभी यहाँ पे उसका अंकल कहने लगता है कि प्लीज मिस, किसी भी चीज में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द निंगनिंग सिटी की ओर जाना है, तो फिलहाल यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ये दोनों तो चले जाते हैं, लेकिन तभी हमें हुआंग तियानपू विलेज का जो टेम्पल है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे तैसे करके उस फैंटम डाइटी के स्टैचू को ले जाया जाता है। तो यहाँ जो उसका जो सेक्रेटरी है जो कि इस टेम्पल की देखभाल करता है, वो यहाँ पे आ जाता है और आते साथ ही सबके सामने हेवन के मैंडेट को सुनाना शुरू कर देता है कि हेवन के तौर पे इस डाइटी को नियुक्त किया गया है, और जो काउंसिल हुआंग है उन्हीं को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। यहाँ तक कि लिंगलिंग सिटी के जो सिटी गॉड है शू लिंगफू, वो तक उनकी सराहना करते हैं, जिन्होंने की बहुत ही अच्छे काम किए हैं, राइचस पैथ को हमेशा लीड किया है, और इसी के चलते हुआंग सांडू को अब से इस हुआंग तियानपू सिटी के डाइटी के रूप में नियुक्त किया जाता है, और आज से उन्हें बियॉन्ड डेथ से भी ज्यादा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, साथ ही यहाँ पे लोगों के ऑफरिंग्स भी उन्हें दिए जाएंगे। ये कहते साथ ही वो म्यूजिक को प्ले करने का ऑर्डर देता है, और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही यहाँ पे ड्रैगन गॉड और रेन गॉड इनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो यहाँ पर बादलों को क्लियर करते हुए बारिश बरसाएं। अब यहाँ पे हम ड्रैगन गॉड के जाइंट फिगर को देख पाते हैं, जहाँ पे गोल्डन कलर का ड्रैगन बादलों को क्लियर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेन गॉड भी अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए यहाँ पे बारिश बरसाती है। अब यहाँ पे जो काउंसलर हुआंग है ना, उनके स्टोन टैबलेट को यहाँ मंगाया जाता है, जो सुनकर ज़ुइंग समझ आता है कि बंदा मर चुका है, और कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या ये मरने के बाद काउंसलर से डायरेक्ट यहाँ का सिटी गॉड बन चुका है? लगता है कि यार बहुत ही सही इंसान हुआ होगा, इसने अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे काम किए होंगे, है ना। तभी यहाँ पे एक बंदा गुस्से से उसके सामने थूक देता है, और तभी एक ओल्ड मैन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, उसने तो इतने ज्यादा अच्छे काम किए हैं कि मैं तुम्हें गिना भी नहीं सकता। अब तभी यहाँ पे सभी लोग जैसे उसे देखते हैं ना, अपना चेहरा मोड़ देते हैं, और वो बताने लगता है कि उसने
तो है इस टाउन के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। यहाँ पे लड़कियां जिन्हें की काम नहीं मिल रहा था उनके लिए काफी अच्छे एंटरटेनमेंट एरियाज को ओपन किया जहाँ पे जाके वो काम कर सकती है और पैसे कमा सकती है। उसने तो यहाँ आसपास की सारी जमीनें खरीद ली थी ताकि यहाँ लोग अपनी जमीन बेचकर पैसे भी बना पाए और फिर उन्हीं जमीनों पे दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करके पैसा भी कमा पाए। अब तभी धीरे धीरे हम देख पाते कि वो जो जायंट सा स्टैचू था ना उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और ज़ोइंग जब ये सारे कारनामे सुनता है ना तो कहने लगता है कि क्या क्या ये अच्छे काम है, ये तो पूरी जिंदगी भर की इविलनेस दिखा दी उसने एक दो काम में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने के बाद भी उसे एक डाइटी का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपने दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता लड़की, तुम शायद नए हो। इस काम के लिए उसने दिन रात बहुत मेहनत की है, सिटी लॉर्ड को भर भर के पैसा दिया है, इतना ज्यादा पैसा दिया है कि उसने कहीं ना कहीं एक डाइटी की पोजीशन को खरीद लिया है। तुमने लिंगलिंग सिटी के शू लिंगपो का नाम तो सुना ही होगा। उसने इसके पैसों का यूज किया ताकि इसके मरने के बाद वो इसके लिए एक डिवाइन पोस्ट को खरीद पाए और जिसके चलते आज ये यहाँ पे डाइटी बन गया है। यहाँ पे भाई ज़ोइंग समझ चाहता है कि पूरा का पूरा जो फैंटम कोर्ट है ना वो करप्ट हो चुका है। भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे करप्शन है। जिसपे ओल्ड मैन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, अगर ये करप्ट ना होता तो क्या ऐसे लोग कभी एक डाइटी की पोजीशन में पहुंच पाते या फिर आम लोगों की जिंदगी इतनी बदतर होती? बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ पर जीते जी भी आए दिन बोली होते हैं और मरने के बाद भी। अब काउंसलर हुआंग का जो स्टैचू था ना वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर से वो बाहर आता है। अब ओल्ड मैन कहने लगता है कि अगर यहाँ के डाइटीज को तुम ब्लेम कर रहे हो तो क्या यहाँ के अथॉरिटीज अच्छी है? क्योंकि जो अथॉरिटीज और जो काउंसलर हुआंग है ना दोनों में कोई फर्क नहीं, सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है। तभी यहाँ पे जो सिटी गार्ड है ना जो कि फैंटम डाइटीज को देखते हैं वो फाइनली यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जो ज़ोइंग है वो पहचान लेता है, सभी लोगों से रास्ता देने लगते हैं और वो यहाँ पर इस ओल्ड मैन की सारी बातें सुन रहा था। अब सिटी गार्ड शो आते साथ उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि जब तुम ऑफिशियल्स भी ऐसा कुछ कर सकते हो तो आखिर हम फैंटम डाइटीज के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे सिटी गार्ड शो को देखते साथ ही ज़ोइंग ना थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे अपना चेहरा छुपाना था, क्योंकि उसे जाहिर है इसके बारे में तो पता ही होगा। तभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन है जो कि एक ऑफिशियल है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने भी काउंसलर हुआंग से बहुत से पैसे लिए हैं। जिस पे सिटी गार्ड शो कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे सामने ये एक्सेप्ट करोगे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि वैसे मेरा बेटा ना असल में लिंगलिंग का कंट्री मजिस्ट्रेट है, तो जब वो इस बात को एडमिट कर सकता है तो भला मैं क्यों नहीं? वैसे भी क्या एम्परर मेरे ज़ोउक्लैन को कंट्रोल कर सकता है? अब यहाँ पे ये सुनकर भाई जो सिटी गार्ड शो था ना उसे गुस्सा आता है। यहाँ मौजूद सभी को पता चल जाता है कि इनका जो मजिस्ट्रेट ज़ो यांग है ये बंदा उसका फादर है। अब यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा चौकन्ने हो चुके थे। यहाँ पे सूकिंग तेजी से भागने लगता है क्योंकि वो जानता है कि दो ऐसी ताकतें जो कि उसके पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। यहाँ पर वो सीधा उनसे जा मिला है। यहाँ पे वो जितनी स्पीड से भाग सकता था भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिटी गार्ड शो है वो तो अपने फिंगर ऑलरेडी उसकी तरफ उठाते हुए यहाँ पे जो ओल्ड मैन से जवाब देता है, कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हेवन लॉ के अगेंस्ट जो भी जाएगा उसे तो इसकी सजा मिल के रहेगी। और सडनली ज़ोइंग के ऊपर एक एक्सट्रीमली प्रेशर पड़ता है कि जिसके चलते वो सीधा मुंह के बल वहीं पे जा गिरता है। सडनली यहाँ पे भाई वो जो ऑफिशियल था वो ओल्ड मैन वो भी उसकी तरफ अपने पावर्स का यूज करता है और कहने लगता है कि ये जो सस्पेक्ट ज़ोइंग है इसने काउंसलर जियांग को भी मारा है और हमारे लॉ को भी इसने तोड़ा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब यहाँ पे काउंसलर हुआंग जो कि भाई एक पिद्दू सा डाइटी निकला वो यहाँ पे ना डर के मारे कांप उठता है और यहाँ अपने ही टेंपल में जाके छिप जाता है। तभी यहाँ पे ज़ोइंग समझ जाता है कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकी हल्की सी ऑरा है उसे पूरी तरीके से पैरालाइज कर रही थी। अब तभी यहाँ पे इसके दिमाग में एक बात आती है, वो कहने लगता है कि पर एक मिनट, और तभी वो कहने लगता है कि एक बात बताइए मास्टर ज़ो, आखिर आप मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मामूली से काउंसलर जियांग के चलते आप खुद यानी कि मजिस्ट्रेट का फादर यहाँ पे मुझे खुद चल के अरेस्ट करने के लिए आए होंगे। हाँ, जिसमें यहाँ पे ओल्ड मैन अपने पावर्स को उसके ऊपर से हटा लेता और कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज है। हाँ, तुमने सही सोचा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने डाइटीज कितने काउंसलर्स को मारा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ज़ोउक्लैन बस तुम्हें चाहता है क्योंकि तुम डीमन आर्ट्स को रीड कर सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो, तो बस यही रीजन इनफ है। वैसे भी तुम जानते हो कि अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं चलते ना तो फिर ये तो तुम्हें जान से मार ही देंगे। तब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ पे तभी सिटी गार्ड यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए कहने लगता है कि अब मैं समझा कि तुम्हारा ज़ोउक्लैन हमेशा से ही एंशिएंट सीक्रेट आर्ट्स को रिवील करने में लगा हुआ है। वैसे भी इसके बारे में हमें खबर थी, तुम्हें क्या लगता है कि फैंटम कोर्ट कुछ नहीं करेगा? तो यहाँ पे एक जाइंट सा बॉक्स समन हो जाता है जो देखते साथ ही यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट का फादर है वो कहने लगता है कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि जो फैंटम डाइटीज हैं और जिनका फैंटम कोर्ट है उनके भी कितने काले कारनामे हैं? तुम लोगों ने भी एंशिएंट सीक्रेट्स को इतने सालों में अब तक न जाने कितनी बार ढूंढने की कोशिश की, कुछ तो तुम्हारे पास है भी और शायद पैसों के खातिर तुम तो उसका सौदा भी कर दो, लेकिन मेरा ज़ोउक्लैन डिफरेंट है। अब तभी यहाँ पर उस गेट से ना एक जायंट सा बीस्ट बाहर आता है। तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन यानी कि मजिस्ट्रेट का फादर वो अपनी ज़ोइंग जो कि नो आर्ट्स की फर्स्ट ग्रो टू हेवन लेयर है उसका यूज कर देता है और कहने लगता है कि पर मेरा ज़ोउक्लैन डिफरेंट है, वो कभी भी पैसों के लिए इनका सौदा नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो भी यहाँ पे काउंटर अटैक कर देता है। दोनों की ताकत में एक दूसरे से टकराती है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट का फादर कहने लगता है कि अगर ज़ोइंग आज हमें नहीं मिलता तो हम भी इसे जीने नहीं देंगे। जस्ट पे फैंटम कोर्ट का जो
ये बंदा था यानी कि सिटी गॉड वो भी कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा फैंटम कोड भी यही सोचता है। और ये कहते साथ ही ये लोग ज़ोइंग को मिटाने के लिए अपने साथ में पावर को उसकी तरफ अनलीश करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आज ये हमें नहीं मिलेगा तो इसे हम ह्यूमन रियलम पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ज़ोइंग भी ये देख रहा था और धीरे धीरे करके वो अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगा था। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।